जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एशिया की पहली रेगिस्तान थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है। आंसर हो जाएगा जूनाडीसा, बनासकांठा, गुजरात। तो गुजरात का जो बनासकांठा जिला है और उसमें जो जूनाडीसा नामक स्थान है वहाँ पर एशिया की पहली रेगिस्तान थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी स्थापित की जा रही है। तो इसको हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी दी गई है और इस परियोजना का नाम है डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी। तो इसमें सूर्यास्त के बाद यानी कि रात में जो जीव जंतु निकलते हैं उनका अवलोकन किया जा सकेगा और लोग जाएंगे और नाइट में निकलने वाले जो जीव जंतु हैं उनका अवलोकन करेंगे, उनको देखेंगे। इसी के लिए ये नाइट सफारी शुरू की जा रही है। बात करते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की या सेंट्रल जू अथॉरिटी की। तो इसकी जो स्थापना है ये 1992 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, तो ये 1972 से संबंधित है और ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है और इसका काम होता है कि भारत में जो चिड़ियाघर हैं उनका रेगुलेशन करना और उनको मान्यता प्रदान करना। देखिए, बात हुई है यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय की, तो यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की बात हो रही है। तो वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन बना है? सिक्किम। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? रितिका श्री बनी है। भारत की पहली LGBTQ यानी क्वीर राज्यसभा सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च हुआ है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत भारत में हुई है और साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एंड्रास बाका। तो एंड्रास बाका हाल ही में हंगरी देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं और उनको 11 अगस्त 2026 को हंगरी का राष्ट्रपति चुना गया है। उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। एंड्रास बाका की अगर हम बात करें तो यह हंगरी के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख भी रह चुके हैं। हंगरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हंगरी जो है यूरोप महाद्वीप की कंट्री है। बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। एंड्रास बाका राष्ट्रपति हैं। PM है पीटर मैग्यार। इनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है और हंगरी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है यानी चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई कंट्री है और इसकी सीमा ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया इन सभी से लगती है। ठीक है, यहाँ पर आप हंगरी को देख सकते हैं और इसके ये पड़ोसी देश हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां एक बार रिवाइज करते हैं। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति हाल ही में अबेलार्डो डेला एस्प्रिएला बने हैं। ब्रिटेन के नए PM एंडी वर्नहेम बने हैं। यूक्रेन के नए PM सेरही कोरेत्स्की बने हैं। डेनमार्क की PM बनी है मैटे फ्रेडरिक्सन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं बांग्लादेश के खलीलुर रहमान। पेरू की राष्ट्रपति बने हैं केइको फुजिमोरी और विश्व बैंक में भारत के प्रतिनिधि बने हैं नीलकंठ मिश्रा और बांग्लादेश के PM तारिक रहमान बने हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भूमा वीजी किस संस्थान की कुलपति बनी है? आंसर हो जाएगा इसका अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन। अब ये संस्था क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और इस संस्था में जो डॉक्टर भूमा वीजी की नियुक्ति हुई है ये चर्चा में क्यों है?
क्योंकि ये जो संस्थान है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन, ये मॉरिशस देश में है और मॉरिशस देश में डॉक्टर भूमा वीजी को इस संस्थान का कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन मॉरिशस देश में स्थित है। इस संस्थान का पहले नाम हुआ करता था मॉरिशस सिविल सर्विस कॉलेज और इसका उद्घाटन मार्च 2025 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के उस समय प्रधानमंत्री थे नवीन चंद्र राम गुलाम, तो उनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीसा गिल। सेल के नए सीएमडी बने हैं डॉक्टर अशोक कुमार पंडा और बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त बनी है अश्विनी भेड़े। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रेवती मोहिते डेरे। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अनु गर्ग और मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में बने हैं राजकुमार गोयल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। हालांकि ये अभी की नियुक्तियां नहीं, थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, लेकिन हमने इनको रिवाइज कर लिया है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसको जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमपी परमेश्वरम का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा वह भारत के एक परमाणु वैज्ञानिक थे। तो भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एमपी परमेश्वरम का हाल ही में 11 अगस्त को निधन हुआ है और इनका निधन त्रिशूर केरल में हुआ है। ये केरल से ही संबंधित थे और ये भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इसके अलावा लेखक थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक में आप स्टार करिएगा, पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। उसका नाम है फोर्थ वर्ल्ड ड्रीम एंड रियलिटी। इस पुस्तक में स्टार कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में कुछ और महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इटली के फुटबॉलर फ्रैंको वारेसी का निधन हुआ है। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा जी का हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक विजया मेहता, प्रख्यात फोटो पत्रकार रघु राय, प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले, कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक कर्नल सोनम वांगचुक, सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ और शूटर जसपाल राणा जी का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और नेपाल ने हाल ही में कितने समझौता ज्ञापनों पर सिग्नेचर किए हैं? तो 8 समझौता ज्ञापनों पर सिग्नेचर किए हैं और ये जो समझौते हुए हैं भारत और नेपाल के बीच में, इनका उद्देश्य नेपाल में स्थानीय विकास और हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, यानी भारत जो है नेपाल की मदद कर रहा है। तो भारत ने नेपाल को 803 मिलियन नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है नेपाल को। और इस वित्तीय सहायता से क्या होगा कि जो बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा हुमला जिले में कृषि प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो इनको लेकर के ही भारत ने सहायता की है नेपाल की। नेपाल की बात करते हैं, ये हमारा पड़ोसी देश है। तो काठमांडू इसकी राजधानी है। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वालेन शाह प्रधानमंत्री हैं। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। और भारत के वो कौन कौन से स्टेट हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उसमें हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। ठीक है, तो ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो रामनाथ कोविंद कौन है, सबसे पहले इस बात को जानना है। तो रामनाथ कोविंद जो हैं ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे जस्ट पहले कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? रामनाथ कोविंद जी। तो उनकी एक आत्मकथा लॉन्च की गई है जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। तो ये पुस्तक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, तो इसको आप ज़रूर नोट करें। तो ये जो पुस्तक है इसका लोकार्पण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है और ये पुस्तक के लेखक कौन है? रामनाथ कोविंद।
पुस्तक का नाम क्या है? ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। रामनाथ कोविंद की बात करें तो इनका जो जन्म है वो पारोंग, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और ये 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं 2015 से 2017 तक, और ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। आपको बताना है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकों को डिस्कस करते हैं। तो अपनापन पुस्तक शिवराज सिंह चौहान जी की है। द सेकेंड ऑर्बिट है शुभांशु शुक्ला की। करुणा द कंपैशन है कैलाश सत्यार्थी की। डिफरेंट वट नो लेस है अनुपम खेर की। लंदन फॉलिंग है पैट्रिक रेडेन कीफ की। और दोस्तों, बेहतरी कभी नहीं रुकती, ये पुस्तक है श्याम श्रीनिवासन की। टाइड्स ऑफ टाइम है सुधा मूर्ति की। और महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक है डॉक्टर धीरज काकड़िया की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? तो एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। वह चेयरमैन बने थे 2017 में और उनकी उपलब्धि ये है कि वह टाटा परिवार से बाहर टाटा सन्स के चेयरमैन बनने वाले पहले मैनेजर थे। दोस्तों, टाटा सन्स बोर्ड के निदेशक बने थे वो 2016 में। टाटा सन्स के बारे में बात करें तो 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। जमशेदजी टाटा इसके संस्थापक हैं और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। उदार शक्ति 2026 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है या किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा भारत मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के बीच में हाल ही में उदार शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है और ये वायुसेना अभ्यास था। 10 से 14 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ है और सुबांग वायुसेना अड्डा मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है और इसमें राफेल विमान ने भी हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, FCRA संशोधन विधेयक 2026 को हाल ही में किस समिति के पास भेजा गया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त संसदीय समिति या JPC, जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बोला जाता है। तो हाल ही में दोस्तों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026 का प्रस्ताव लाया गया था। इस बिल को हम अंग्रेजी में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 भी बोलते हैं, तो इसे शॉर्ट में FCRA भी बोलते हैं। अब ये FCRA क्या काम करेगा? तो जो विदेश से हमारे देश में जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं उनको जो कंट्रीब्यूशन मिलता है, विदेशों से जो फंडिंग मिलती है, उससे संबंधित ये विधेयक है। तो इसको हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। तो ये जो विधेयक लाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य है विदेशी फंड के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। तो अब JPC के पास ये विधेयक चलाया गया है, तो अब JPC इस विधेयक की समीक्षा करेगी। इसमें क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या प्रावधान सही किए गए हैं, क्या गलत है, क्या सही है, इसकी समीक्षा करेगी JPC। तो इसको जो आने वाला विंटर सेशन होगा सदन का, उससे पहले इसको मतलब इस रिपोर्ट को तैयार करना होगा कि भाई ये जो विधेयक लाया गया है इसमें क्या सही है, क्या गलत है। अब बात कर लेते हैं JPC की। तो इसका गठन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर के किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है किसी विशेष विधेयक, विषय या मामले की विस्तृत जांच करना और उसकी समीक्षा करना। ठीक है। अब ये जो FCRA बिल लाया गया है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या होगा कि यदि किसी NGO का FCRA पंजीकरण रद्द हो जाता है या सरेंडर या समाप्त हो जाता है तो उसकी जो संपत्ति होगी उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा। उसका प्रबंधन और निपटान के लिए एक केंद्रीय नामित प्राधिकरण बनाया जाएगा। देखिए, अब इसको समझिएगा। मान लिया भारत में कोई NGO है और उसको विदेश से फंडिंग होती है, तो अब सरकार ने उसकी जांच की और वो गलत पाया गया और उसका जो FCRA पंजीकरण है वो रद्द हो गया। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जो उस NGO की संपत्ति होगी उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है। और फिर उसके लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जो उसका निपटारा करेगा।
और इसके अलावा अगर किसी का पंजीकरण समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा कि यदि कोई संगठन अपने FCRA प्रमाण पत्र की 5 वर्ष की वैधता समाप्ति होने से पहले नवीनीकरण नहीं कराता है तो उसका प्रमाण पत्र समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये विदेशी फंडिंग से रिलेटेड बिल है। अगला क्वेश्चन है, गज गौरव पुरस्कार 2026 के प्राप्तकर्ता कौन है? आंसर हो जाएगा जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावत। तो पश्चिम बंगाल में जो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है उसके जो 7 महावत हैं उनको 2026 का गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में प्रदान किया गया है और इसको प्रदान किया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। और इसका आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और ये जो गज गौरव पुरस्कार है ये हाथी संरक्षण के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, यानी कि जो व्यक्ति हाथियों के संरक्षण में और इसके अलावा उसके मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार ये पुरस्कार पश्चिम बंगाल के जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों को दिया गया है। इसमें विकास खरिया, राजीव ओरांग, अजीबुल हक, अजीत गबुर और मुमताज़ आलम, इसके अलावा अमासुर खरिया, दिलीप मुंडा, ये सभी शामिल हैं। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1992 में शुरू हुआ था और सिंहभूमि जिला झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट चलता है। इसका उद्देश्य है जो जंगली हाथी हैं उनके आवास का संरक्षण करना और जंगली हाथियों का संरक्षण करना। हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया गया था। भारत में वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व स्थापित हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर ई-बुक, PDF, इसके अलावा कोर्स ये सभी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, तो इनको आप जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि प्रीमियम कोर्स वाला जो ऑप्शन है ऐप पर, उसमें आपको बहुत सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी, कॉम्बो पैक, यानी कि 3 से 4 चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। तो इनको ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ई-बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी प्रकार की ई-बुक मिल जाएंगी, जिसमें मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई-बुक आपको मिल जाएंगी। कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नासा ने इसरो को किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो मून बेस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। केरल नाम परिवर्तन बिल 2026 के अनुसार केरल का नया नाम क्या रखा गया है? केरलम। हाल ही में मृत्युदंड समाप्त करने वाला अरब जगत का पहला देश कौन बना है? लेबनान। स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत श्रुति का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। 2025 में भारत शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में विश्व में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। PM E-ड्राइव योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2028 तक के लिए। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 15 अगस्त को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया है, या भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25 के लिए कितने कलाकारों को एकेडमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? 7। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता किस मंत्रालय के द्वारा निलंबित की गई है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। रूस ने इतिहास में पहली बार किस देश से गैसोलीन या पेट्रोल खरीदा है? तो ये इंडिया से खरीदा है। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था केरलम। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर केरलम बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से किसने इस्तीफा दिया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई-बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप GK GS की ये सारी ई-बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी हमें फॉलो कर लें। और ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन भी मिलता है जिसमें आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के।